खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो रिज़ल्ट अपलोड किया गया है या सेलेक्टेड लिस्ट अपलोड किया गया है डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसमें कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, किस बेस पर उनका जो कैटेगरी, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे कि कैटेगरी किस तरीके से अलॉट हुआ है उसको, और साथ ही साथ उनका काउंसलिंग किस तरीके से होगा और उनके लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताएंगे कि रिज़ल्ट आप कैसे शो देखेंगे। रिज़ल्ट देखने के लिए आपको सिंपली आपका जो मोबाइल है उसमें कोई भी ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे मानू, सिर्फ आपको मानू लिखना है, एंटर करेंगे। मानू के बाद आपके पास जो फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा, ये हमारे पास मानू वाला रिज़ल्ट आया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, इसको हम कट कर देंगे। जस्ट ये होम पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ये 5-7 सेकेंड टाइम लेता है क्योंकि साइट ओपन होने में ये स्पेस लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये 3 लाइन दिख रहा है, इस लाइन पर क्लिक करेंगे। जस्ट इसमें हम फिर नीचे आ जाएंगे स्वाइप करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, जो भी रिसेंट यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन होगा वो सारा आ जाएगा। हमें यहाँ पर भी थोड़ा स्वाइप करना है और ये देख लीजिए लिखा हुआ प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट। जस्ट हमें प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी कोर्स है उनके प्रोविज़नल एडमिशन लिस्ट आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे। अभी तक सिर्फ एमएड और डीएलएड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, सेलेक्टेड लिस्ट आया है, इस वजह से आपको ये दिखा रहा है। मैं यहाँ पर डीएलएड वाले को ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे डीएलएड के बारे में बात करनी है। ये देखिए ये ओपन हो गया। इसमें आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होगा। काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाया हुआ है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक से उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब से है, 23 जुलाई से 28 जुलाई के बीच। उनको 28 जुलाई को शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। उस वो तक आप अपना, वो लोग जो भी सेलेक्टेड हुए हैं डीएलएड में, वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारा यहाँ दिए हो। ऑलरेडी मैं इस पे से पहले कई वीडियो बना चुका हूँ, आप पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कि मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी है, मतलब जो कुछ अभी कंपलसरी है और कुछ बाद में। तो जो चीज़ बाद में देने का है वो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको नीचे यहाँ पर एक डेट दिया गया है 31 अक्टूबर नॉन मैंडेटरी के लिए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ये डेट ये क्या दिया हुआ है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी टेकन कब है, 29 जुलाई को। 28 जुलाई तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट है और 29 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि 29 जुलाई को स्टूडेंट को क्या करना है, अलर्ट रहना है और अवेलेबल रहना है रिस्पॉन्ड देने के लिए या किसी तरह कोई क्लेरिफिकेशन हो। मतलब कि 29 जुलाई को जब यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, तो अगर उनको कोई डाउट होगा या कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आपको मोबाइल पर या ईमेल पे या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आप इस डेट पर अवेयर रहेंगे, अपना मोबाइल अपने पास रखेंगे या किसी के पास ऐसा रखेंगे किसी भी टाइम कोई मैसेज या कोई कॉल आए तो हम उसको अटेंड कर पाएँ। ओके, अब फिर उसके बाद ये है कि जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उनको फिर से अपना आईडी लॉगिन करके पेमेंट के पोर्टल पे जाके फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट 29 तारीख को ही डॉक्यूमेंट चेक होगा, तो 29 को ही उनका मैसेज आ जाएगा और उसके बाद 30 से 31 यानी 31 जुलाई तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। अगर फ़ी पेमेंट वो अपने कोर्स का फ़ी पे नहीं किए तो फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो ये कि ईमेल आईडी यूनिवर्सिटी का है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं लिस्ट के ऊपर कि फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर डीएलएड। तो यानी डीएलएड में जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनका नाम इस तरीके से है। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, हॉल टिकट नंबर दिया हुआ है और इस साथ यहाँ पर जेंडर लिखा है।
जेंडर के बाद देखेंगे तो रैंक लिखा है, कैटेगरी लिखा है, अलॉटेड कैटेगरी। तो जेंडर तो सब आप जानते ही हैं। रैंक का मतलब ये है कि जो आपका रैंक लिस्ट दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा रैंक आया था। और दूसरा कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, जो आपकी कैटेगरी है वहाँ पे। लेकिन अलॉटेड कैटेगरी असल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जिस कैटेगरी से अलॉट हुआ है आपको उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यहाँ अगर जिन लोगों का मान लीजिए कि ये एक जनरल है, इनका सिलेक्शन जनरल से हुआ है, इनको कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। एक और नाम आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, फिरनाज बेगम। ये ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करती हैं लेकिन सिलेक्शन जनरल से हुआ है, तो इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं, इनसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। उसी तरीके से एक है शहबाज आलम, ये ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं लेकिन इनका सिलेक्शन जनरल से हुआ है, तो इनको भी ओबीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होगा वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स कर लें, उनको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट इसमें हम नीचे आते हैं और अब एक चीज़ आपको फिर और दिखाते हैं, हाँ, कि ये एक ओबीसी है और इनका सिलेक्शन जनरल से हुआ है, तो इनको ओबीसी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और फिर यहाँ पर शहनवाज का रैंक 46 है और ये ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं और इनका सिलेक्शन भी ओबीसी से ही हुआ है, तो इस वजह से इनको ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर नीचे और आते हैं, अब एक देखिए ईडब्ल्यूएस है 74 पे, सुमैया शर्फी, इनका कोटा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और इनका सिलेक्शन भी ईडब्ल्यूएस कोटा से हुआ है, तो इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देने ज़रूरी है। अगर ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे तो इनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिए इस लिस्ट में कि किनका कैटेगरी किस कोटा से हुआ है। अगर कैटेगरी कोटा में जनरल है तो फिर आपको सर्टिफिकेट, वो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिससे बिलोंग्स करते हैं उनका देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अलॉटेड कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी है या पीडब्ल्यूडी है, जो भी है, जैसे यहाँ पर एक ये है, आप देखेंगे ईसीए है, ईसीए मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आता है जिसमें एनसीसी, एनएसएस कोटा, अगर इनका सिलेक्शन उस कोटा से हुआ है, इस वजह से उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर ये सर्टिफिकेट अपना ये इस कोटा का नहीं देंगे तो इनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको जो लोग पूछ रहे थे कि ये पीडब्ल्यूडी क्या होता है, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो फिजिकली चैलेंज है, जिसे दिव्यांग कहा जाता है। पहले विकलांग कहा जाता था लेकिन अब वो दिव्यांग हो गया है, तो उनके लिए ये पीडब्ल्यूडी है और इनका सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी से हुआ है, एमडी तौसीफ रज़ा का, तो इनको ओबीसी पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर ये पीडब्ल्यूडी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी इन दोनों का नहीं देते हैं तो फिर इनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर, मानू मॉडल स्कूल है, इसे बाज़ दफ़ा एमएमएस भी लिख देते हैं। तो मानू मॉडल स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी सिलेक्शन उनका भी हुआ है और इनका भी आप जानते हैं कि सीट रिज़र्व है, तो इनका सिलेक्शन इतना ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी हो गया है। मॉडल स्कूल क्या है कि मानू का इस 3 स्कूल चलता है। मानू आप जानते हैं कि यहाँ पढ़ाई हायर एजुकेशन की 12th के बाद से शुरू होती है, ग्रेजुएशन यूजी, पीजी, पीएचडी की होती है, लेकिन इसका स्कूल भी चलता है जो 3 जगह है, नूह मेवात के हरियाणा में है, और एक दरभंगा है, और एक हैदराबाद मेन कैंपस है। दरभंगा जो लोग एंट्रेंस टेस्ट दिए होंगे तो इस बार सेंटर स्कूल में ही पढ़ा था, वो मानू मॉडल स्कूल का स्टूडेंट है। तो मानू मॉडल स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ से 12th करके मानू में डीएलएड के लिए एडमिशन या बीए के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, इस वजह से उनका ये बेनिफिट हुआ है। तो ये लिस्ट यहाँ पर आप एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि रैंकिंग जो है वो गलत तरीके से की गई है। मतलब कि अभी तक आप रैंक देखेंगे यहाँ पर कि सबका सीरियल नंबर आया है 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, लेकिन जैसे ही उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं 43 के बाद तो फिर से यहाँ पर ये गैप होने लगा है। 43 के बाद आपको 44 नहीं मिलेगा बल्कि 45 है। तो वो ऐसा क्यों हुआ है, तो आइए मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ
कि आप असल जो देखें कि अलॉटेड जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी से हो रहा है। जहाँ तक जनरल जनरल जनरल, इससे ऊपर आपको जहाँ जहाँ तक सीरियल नंबर से दिखाई दे रहा होगा ना, वो सब के सब जनरल होंगे। जहाँ से जनरल ख़त्म हुआ है फिर वहाँ से अब आपको ये गैप होने लगा है, क्योंकि सीटें रिजर्व है कोटा वाइज, कैटेगरी वाइज। कितनी परसेंट? 27% जो सीट है वो आपका ओबीसी के लिए है, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है। तो इस तरीके से तो अब उसका मतलब ये होता है कि 27% जो उसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट ही आएंगे, जनरल वाले उसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि 45 के बाद 46, 47 एक आपको गैप है। तो डेफिनेटली 47 क्या रहा होगा? जनरल का रहा होगा, और जनरल का कोटा फुल हो गया है। इसकी वजह से अब वहाँ 47 को गैप करके फिर 48 का ये ओबीसी के कैंडिडेट को दिया गया है। 49 भी ओबीसी है, 50 भी ओबीसी है, 51, 52, अरे ओबीसी सब ओबीसी है, 53, 54, 55, 56, 57। फिर देखिए एक 57 वाला जो है वो गैप है। क्यों? क्योंकि वो जनरल से रहा होगा, इस वजह से उनका गैप है। और जो फीमेल है, फीमेल जनरल सभी, उनका बीच में आपको नाम दिख जा रहा है, क्योंकि मानों में 33% रिजर्वेशन फीमेल के लिए भी है। तो जनरल की जितनी सीटें हैं उनमें से 33% सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही आएंगी उनमें से। इस वजह से आपको फीमेल का दिखने को मिल जा रहा है, मेल का थोड़ा सा घट जा रहा है। तो आप लोग इस रैंकिंग को समझने की कोशिश करें कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, और गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का जो रूल है उस रूल को यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, और इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। इस वजह से ऐसा आया है। तो चलिए, आई थिंक आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट क्लियर हो गया इस लिस्ट से। फिर भी अगर कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका रिप्लाई करने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। और हमारे आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें इसी तरीके के और भी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।